आगे बढ़ेंगे। झारखंड में देवघर के रोपवे पर हुए हादसे में अब तक 2 ख्वातीन की मौत हो चुकी है, जबकि 8 जख्मी हैं। ट्रॉली में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 18 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। तेलंगाना में धान की पैदावार का हर दाना खरीदने का मुतालबा करते हुए टीआरएस पार्टी का दिल्ली में एक रोजा महाधरना जारी है। वज़ीर-ए-आला केसीआर की क़यादत में मुनक़िद महाधरने में टीआरएस पार्टी के एमपीज, एमएलएज, एमएलसीज, वज़रा, मंडल परिषद अरकान, कॉरपोरेशन सुदूर व दीगर शरीक है। टीआरएस लीडरों ने धान की खरीदारी में तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक करने वाली मरकज की बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने भी महाधरने की तायीद की है। మనందరం కూడా ఘనంగా స్వాగతం సుస్వాగతం. వస్తున్నాడు మన రైతు నేత వస్తున్నాడు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి దీక్షకు మద్దతుగా దయచేసి ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ కూర్చోవాలి. జై. क्या पाप किया तेलंगाना के किसानों ने? धान उगाना ही पाप था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप चाहे किसी से भी खिलवाड़ कर सकते हो, लेकिन किसानों से नहीं। भारत का इतिहास बताता है, जहां भी कष्ट पाकर किसानों के आंखों से पानी निकले, वहां की सरकार जरूर सत्ता से बाहर निकले। ये शक्ति हमारे देश के किसान में है। सत्ता में कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन जब आप सत्ता पे हो, उस नशा में होश खो जाके आप और आपके मंत्री दूसरे मंत्रियों के साथ, राज्यों के मंत्रियों के साथ, किसानों के साथ एक अपमानित रूप से व्यवहार करे, ये बिल्कुल हमें स्वीकार नहीं है। इतना बड़ा केंद्र का सरकार, इतने बड़े बड़े बातें करने वाले प्रधानमंत्री, तेलंगाना एक छोटा सा राज्य है, वहां के किसान का पैदावारी धान खरीदने के लिए केंद्र सरकार के पास या धन नहीं, या नरेंद्र मोदी जी का मन नहीं। क्या नहीं? धन नहीं कि मन नहीं? तेलंगाना तो आपको वोट चाहिए, दान नहीं चाहिए। तेलंगाना से सीट चाहिए, लेकिन दान नहीं चाहिए। ये आपका षड्यंत्र है, या राजनीति है। जब आवाज उठा के मांग करे, तो उल्टा आपके भाजपा को हैदराबाद में धरना पे बैठाए। शर्म करना चाहिए। हमारे साथ है प्रशांत रेड्डी, जो आरएनबी मिनिस्टर हैं तेलंगाना के। क्या आप लोगों का डिमांड है और क्या चाहते हैं आप लोग? क्योंकि दिल्ली ने इससे पहले भी फार्मर्स का प्रोटेस्ट देखा है। नहीं, सीधी बात है, जो अन्य राष्ट्रों में केंद्र सरकार 2 फसल जैसा ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, वैसा तेलंगाना का भी 2 फसल का चावल केंद्र सरकार लेना चाहिए। ये सीधी डिमांड है। नेशनल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एक रहना चाहिए, पूरा देश में एक पॉलिसी रहना चाहिए। अभी तक हमने देखा है कि किसान बहुत सारी डिमांड करते रहे हैं। एमएसपी का डिमांड है, तो क्या ये तमाम क्या आप लोग उस एमएसपी को मानते हैं? जरूर, एमएसपी, किसान एमएसपी मांगना उसका हक है। मैं देश को जो खाना खिलाता है, तो वो फार्मर भी जीना चाहिए, उसको एमएसपी देना ही चाहिए। अभी तेलंगाना के जो किसान हैं, जो आप डिमांड कर रहे हैं, अभी वो किस हाल में है? कितना खरीद हो पा रहा है और कितना आप लोग चाहते हैं? देखते हैं हम। आज के बाद भी अगर केंद्र सरकार कुछ भी नहीं माने, तो फिर हम क्या करना है फैसला करते हैं। क्या वाकई क्या चाहते हैं? क्या डिमांड है आप लोगों का? अगर आप तक हम लोग ये नहीं बोल सके वाकई हम क्या चाहते हैं, तो गलती हमारी है। हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं। चावल जो हमारे पास उगता है, पैडी, ये पास्ट 25 साल से सेंटर लेते हुए आ रही। फूड सिक्योरिटी एक्ट के हिसाब से जो भी सरप्लस पैडी होता है, वो एफसीआई लेती है। ये रूल लिखा हुआ है और वो ले रही है, कभी ये बात नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेट एंड सेंटर एक
एक कोऑपरेटिव मूड में आके बैठ के इसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि फार्मर का इश्यू है, ये मेरा इश्यू नहीं है, आपका इश्यू नहीं है। फार्मर को अपन बोलना चाहिए, फार्मर से कन्विंस करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ये थोड़ा सा टाइम बढ़ता है, वो इश्यू है। यहाँ पर केसीआर के तौर पर पूरे झंडे में रंगे हुए यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? केसीआर सपोर्ट के लिए वो चावल लेने के लिए सपोर्ट के लिए आया है तेलंगाना से। क्या नुकसान हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है अगर ये सरकार के नहीं चावल नहीं खरीदती है? फार्मरों को नुकसान हो रहा है। तो देखिए, अपनी बात कहने का ये अलग तरीका है और केसीआर साहब का जो झंडा है, जो पार्टी का झंडा है टीआरएस का, वो यहाँ पर पूरे तौर से उसमें उस रंग में रंगे हुए हैं। तो अलग अलग अंदाज में हमको यहाँ देखने को मिल रहा है, लोग अपनी बात कहने के लिए आ रहे हैं। किसी ने अपने सर पर धान की फसल उगाई है, तो किसी ने अपने आप को पूरे तौर से रंगा है, तो कोई पोस्टर और बैनर लेकर के आया है। ये जो केसीआर है या फिर उनकी पार्टी टीआरएस है, उसने एक तरीके से मरकजी हुकूमत के खिलाफ एक महाज खोल दिया है और सीधे तौर पर सरकार की जो धान की खरीद की पॉलिसी है, उसमें गरीबों के लिए क्या जगह है, वो एक बड़ा सवाल यहां से उठ रहा है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। गाजियाबाद में झुग्गी झोपड़ियों में लगी आग, कई झुग्गियां जलकर खाकस्तर। ग्राम कनौनी गौशाला के पास लगी आग, गौशाला भी शोलों की जद में। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गाजियाबाद से, जहां झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई है, कई झुग्गियां जलकर खाकस्तर हो गई हैं। ग्राम कनौनी गौशाला के पास लगी आग, गौशाला भी शोलों की जद में। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं, जहां झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी है, कई झुग्गियां जलकर खाकस्तर हो गई हैं। ग्राम कनौनी गौशाला के पास लगी है ये आग, गौशाला भी शोलों की जद में है। तो उत्तर प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, गाजियाबाद में झुग्गी झोपड़ियों में लगी आग, कई झुग्गियां जलकर खाकस्तर हो गई हैं। ग्राम कनौनी गौशाला के पास लगी है ये आग, गौशाला भी शोलों की जद में है। जेएनयू तशद्दुद मामले में नामालूम एबीवीपी तलबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं एबीवीपी ने लेफ्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आज आयशा दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज कर रही है। वहीं एबीवीपी और आयशा ने पीसी करके एक दूसरे पर इल्जाम लगाए। इतवार को लेफ्ट विंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दरमियान मुबैना तौर पर नॉनवेज खाने को लेकर झड़प हो गई थी, जिसमें तकरीबन 15 तलबा जख्मी हो गए। बाएं बाजू के तलबा ने इल्जाम लगाया कि एबीवीपी के तलबा ने नॉनवेज खाने पर कावेरी हॉस्टल के मेस सेक्रेटरी के साथ हाथापाई की है। दूसरी तरफ एबीवीपी के तलबा का इल्जाम है कि बाएं बाजू के तलबा कावेरी हॉस्टल में तलबा को रामनवमी की पूजा करने से रोक रहे थे। दोनों ग्रुपों के दरमियान झड़पों की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कैंपस के बाहर पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। ये चीज आपको गौर करने की है कि 4 बजे से पुलिस को कॉल्स जा रहे थे, 4 बजे से स्टूडेंट्स इंटीमेट कर रहे थे कि वायलेंस यहाँ ब्रेकआउट हो सकता है, कुछ हो सकता है यहाँ पे, आप प्लीज आ जाइए। पुलिस वहाँ आती है। जब हम बाहर निकलते हैं 9 बजे के करीब 4 पुलिस वैनें वहाँ खड़ी होती है। कम से कम 8 से 10 पुलिस ऑफिशियल्स वहाँ खड़े होते हैं। उनके सामने ये लोग आके हमें सेक्सुअल अब्यूज देते हैं, सेक्सुअल थ्रेट्स देते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती है। हम वहाँ खड़े पुलिस ऑफिसर्स से विनती करते हैं कि आपके सामने ये हो रहा है, आप प्लीज कुछ करिए। पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। उसके बाद हम सारे छात्र मिलकर शांतिपूर्वक एक मार्च निकालते हैं। हम दिल्ली बसंत कुंज थाना जाते हैं और थाना पे जाके हम वहाँ पे एसीपी से मुलाकात करते हैं, अजय वेदवाल से, जिन्होंने ये हमें एक आश्वासन दिया है कि अभी तक भी जो कंप्लेंट्स 2019 से इन लोगों के ऊपर हुई है, क्योंकि 15 से 20 ऐसे चेहरे हैं एबीवीपी के जिनका नाम बार बार हर पुलिस कंप्लेंट में, हर वायलेंस में आता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, वीडियो एविडेंस आते हैं, इनके नाम दिए जाते हैं, पर इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। न जेएनयू प्रशासन से कोई कार्रवाई होती है, न दिल्ली पुलिस से कोई कार्रवाई होती है। ये इशू हमने दिल्ली पुलिस के सामने रखा है कि क्यों आपने कोई कार्रवाई नहीं की है, क्यों आप एफआईआर में हमारे कंप्लेंट्स को तब्दील नहीं करते हैं। उन्होंने अभी तक बस आश्वासन दिया है
एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। मीनवाइल जेएनयू प्रशासन की ओर से हम जीरो इंटरवेंशन देखते हैं। अभी तक एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इस वायलेंस को कंडेम करते हुए जेएनयू प्रशासन नहीं दे पाता है। तो ये यहाँ पे रवैया है प्रशासन का, और छात्र फिर भी किसी तरह डटे हुए हैं, मारपीट खाकर, अस्पताल जाकर, एमएलसी करवाकर अभी भी डटे हुए हैं। और हम इस प्रोटेस्ट को आगे लेकर जाएंगे जब तक हर एक इंसान जो बार बार रिपीटेडली वायलेंस पे इन्वॉल्व रहा है वो अरेस्ट नहीं हो जाता। मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर एम वली के मुताबिक मुल्क में जिस अंदाज में कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आ रहे हैं वो तशवीशनाक है। इन्होंने नए एक्सवी वेरिएंट का तस्करा करते हुए कहा कि पहले के कोरोना केस से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। एम वली के मुताबिक हल्के से अलामात पाए जाने पर फौरी तौर पर टेस्ट करवाएं, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, समाजी फासला बरकरार रखें और मुसलसल हाथ धोते रहें। हमारी नुमाइंदा रचना ने एम वली से खास बातचीत की। देश में एक्सी वेरिएंट का दूसरा केस गुजरात में मिला है। ये कितना ज्यादा खतरनाक है, इसी मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर एम वली। सर, पहले मुंबई और अब गुजरात में भी एक्सी वेरिएंट का केस मिला है, कितना खतरनाक है ये? देखिए, ये नया वेरिएंट है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और ये बेसिक एंसेस्टर 1 BA1 इसको हम कहते हैं, BA2 बेसिक एंसेस्टर 2 के सम्मिश्रण से ये बना है। जहाँ तक इसकी संक्रामक शक्ति का सवाल है, और वो इसकी ज़्यादा है, पिछले तमाम वेरिएंट से ज़्यादा है, और मैं कहता हूँ कि 10 से 17% तक ज़्यादा है जो रिसर्च हुई है। और इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि ये रिट्रोस्पेक्टिवली पहचाना गया है। पहले संक्रमण हो चुका था, जब उन लोगों की जीनोमिक सीक्वेंसिंग की गई तब इसका पता लगा। तो ये ऐसे केसेस हैं जो शायद पुराने हैं, और अगर ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते, फैटल होते, तो ये ज़रूर इससे मौत होती। तो ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है मारक क्षमता के हिसाब से, लेकिन फैलने के हिसाब से ये जो है, इसकी जो फैलने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है। और जिस हिसाब से अभी कोरोना गया नहीं है, तो हमको बहुत सतर्क रहना। बिल्कुल, आपने कहा कि इसकी जो क्षमता है पहले जो कोविड आया उसके मुकाबले 10% ज्यादा है जी। तो सर, इसके लक्षण क्या है, कैसे इसको पहचाना जाएगा? क्योंकि वायरल भी चल रहा है, तो अमूमन लोग वायरल समझकर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, इसके लक्षण तो हम लोगों को पहचानने पड़ेंगे। जब कोई अनयूजुअल खांसी हो साथ में वायरल के, क्योंकि वायरल में ज़्यादा लगकर बुखार आता है, खांसी इतनी ज़्यादा नहीं होती, नाक ज़्यादा बहती है, इसमें नाक नहीं बहेगी, इसमें गले में खराश होगी, खरोंच होगी और अनप्लेजेंट सेंसेशन होगा। कभी कभी इसमें ऐसा होगा कि सर में दर्द और बॉडी में दर्द बहुत ज़्यादा होगा, जो वायरल के प्रोपोर्शनेट में ज़्यादा हो सकता है। एक तीसरा, इसमें ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा है कि सूंघने की शक्ति या टेस्ट की शक्ति प्रभावित होती है, लेकिन कोविड में अब इतने वेरिएंट्स आ चुके हैं कि अब इसकी बेसिस पे हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। हमें टेस्ट कराना है, और जिन केसेस में सस्पिशन है कोई नए वायरस का, उसमें हमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल्स को ज़रूर भेजना है, क्योंकि इसमें आइसोलेट करना पड़ेगा मरीज को। आइसोलेशन का मतलब यह है कि हम सबसे पहले अपने को मास्क से आइसोलेट करें, फिर रूम में आइसोलेट करें और बाहर ना निकलें। बिल्कुल सर, आइसोलेशन की तो सलाह शुरू से दी जा रही है, लेकिन और क्या कुछ उपाय हो सकते हैं जिससे हम बच सके? क्योंकि मास्क अगर अभी हम देखें तो लोगों ने थोड़ा सा लगाना कम कर दिया है, शायद पेनल्टी का डर चला गया है, ये भी कारण हो सकता है। मैंने तो आपसे हमेशा यही कहा है कि पेनल्टी के डर से मास्क लगाने के बाद अब जो पेनल्टी का डर नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी डबल बढ़ गई है। अब हमको खुद अपने को बचाना है। सरकार नहीं आएगी कहने कि आप मास्क लगाओ, ना आपका चालान काटेगी। तो बॉल इज इन आवर कोर्ट, हमें बचना है, हमें सावधानी रखनी है, और हमें 2 गज की दूरी भी बना के रखना है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर एम वली, जिनका कहना है कि जो एक्सी वेरिएंट है वो पहले के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है, ऐसे में बचाव ही सुरक्षा है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।
कर्नाटक में हिजाब तनाज़े के बाद पैदा हुए हालात पर सदाए एहतजाज तंजीम ने तशवीश का इज़हार किया। बेंगलुरु में सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि मिल्लत के चंद उलमा, दानिश्वर और सियासी लीडरों ने दूरअंदेशी से काम नहीं लिया। इन्होंने कहा कि हिजाब तनाज़े के बाद सुर्खियों में आने वाली तालिबा मुस्कान के सिलसिले में अलकायदा का वीडियो ताज्जुब की बात है। इस तालिबा पर अगर कोई आफत आई तो कौन जिम्मेदार होगा? इशू बना करके उछाले, ये उछालने में जो जिनकी जिम्मेदारी है, अब उसके अंदर उलमा मौजूद हैं। इनकी बहुत बड़ी एक भूल हो चुकी है। जिस तरह से 5 लाख रुपए ऐलान करने के बाद जिस तरह सियासतदान उसके घर के पास गए, उसे बढ़ावा दिया और गैर मुस्लिमों के अंदर एक आग उबालने की कोशिश इन्होंने की, जबकि इनका एक काम था। 6 बच्चे जब हिजाब में गए थे तो उड़पी जाते, वहाँ पे बैठ के डीसी को, प्रिंसिपल को, जिसे चाहे बात कर सकते थे, लेकिन बजाय उसके इन्होंने इस कदर सामने गैर मुस्लिमों को हवा दे दी। आज वो साउथ के अंदर कर्नाटक एक अमन का स्टेट था, इसे एक जहरीला स्टेट बना के छोड़ दिए। I'm just fighting for my rights. Please, I request everyone, do not trouble a student. We are not fighting for any casteism here. We are just fighting for our rights. So that I hope so you understand. I just see a lot of status uploading and encouraging a people between Hindu and Muslim. We are not fighting for that. I'm fighting for my right, for my education. That's it. Like every religion has a freedom, so everyone can follow like every culture. Everyone has a right to follow their culture. So hijab is our priority. So we do follow for that. Thank you. शिवनाथ यात्रा 2022 के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन का आज से आगाज हो गया है। जम्मू कश्मीर बैंक, पीएनबी बैंक, एस बैंक के 446 शाखों पर रजिस्ट्रेशन की सहूलत मैसर होगी। एसबीआई की 100 शाखों पर भी रजिस्ट्रेशन की सहूलत होगी। यात्री वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। श्राइन बोर्ड के मोबाइल ऐप के जरिए भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होगी। रामनवमी के मौके पर गुजरात के आनंद, हिम्मतनगर और खंभात शहरों में रामनवमी के जुलूस के दौरान तशद्दुद भड़क उठा। पुलिस ने तशद्दुद को कंट्रोल करने के लिए भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे। इस तशद्दुद में एक शख्स हलाक हुआ, कई लोग जख्मी हुए, जबकि कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। हिम्मतनगर में 13 अप्रैल तक दफा 144 नाफिज कर दी गई है। साबरकांठा पुलिस ने तशद्दुद मामले में 4 अफराद के खिलाफ 3 शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिसमें गाड़ियों और दरगाह में आगजनी का जिक्र किया गया है। वहीं मगरबी बंगाल के हावड़ा शहर के शिवपुरा इलाके में वीएचपी के रामनवमी रैली के दौरान मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज तकरीर के बाद फिरकावाराना कशीदगी फैल गई। ताहम पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाया। यहां भी पथराव का वाकया पेश आया। ताहम पुलिस ने वक्त रहते शरपसंदों पर काबू पा लिया। यहां भी पुलिस ने आंसू गैस के शिलदागे और ताकत का इस्तेमाल किया। हावड़ा तशद्दुद में कुछ आम लोग जबकि कुछ पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। दूसरी जानिब मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में निकल रहे रामनवमी के जुलूस के दौरान डीजे बजाने को लेकर तशद्दुद भड़क उठा। जुलूस मुस्लिम बस्ती से निकल रहा था और तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था, जिस पर बस्ती वालों ने एतराज किया, जिसके बाद जुलूस पर मुबैना तौर पर पथराव हुआ और 2 फरीकों में मारपीट और पत्थरबाजी शुरू हो गई। दोनों ग्रुपों में तशद्दुद इस हद तक बढ़ा कि मौके पर भगदड़ मच गई और आगजनी भी की जाने लगी। पुलिस को हालत को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। वहीं हालात को काबू में करने के लिए 3 थाना हदूद में कर्फ्यू, जबकि पूरे शहर में दफा 144 नाफिज कर दी गई है।